नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। नालागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। नालागढ़ के दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा कर लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रभावितों से मुलाकात कर हालचाल भी जानेंगे। हर संभव मदद का यहाँ पर आश्वासन दिया है स्वास्थ्य मंत्री ने। तो ये बड़ी खबर नालागढ़ से आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके सामने है। नालागढ़ के दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री। तो वही आपको बता दें कि प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, लोगों का हालचाल भी जानेंगे। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है। नालागढ़ के दौरे पर हैं, हालचाल जानेंगे, प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्रभावित लोग हैं प्राकृतिक आपदा से, लोग परेशान थे, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से यहां पर धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री का नालागढ़ का दौरा है। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 9 महीने होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। उन्होंने 8 महीने ही 8,000 करोड़ के कर्ज ले लिया है। बहुत बड़ी त्रासदी रही और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जान और माल को जो क्षति हुई है वो अप्रत्याशित है, इसमें दो राय नहीं है। मैं केंद्र सरकार का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, राहत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मदद मिली है वो भी अप्रत्याशित है। और स्वाभाविक रूप से जब 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारा वक्त इन्होंने इस बात पर जाया कर दिया, जाया ही कहूंगा मैं उचित शब्द, जहां पूर्व सरकार को दोष देने के लिए इन्होंने कि ऋण ले लिया। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस बात का जिक्र करते रहे। पूर्व सरकार ने ऋण बहुत ज्यादा ले लिया और वो गीत लगभग इनका जो है 3 महीने 4 महीने तो वही चलता रहा। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। सुख की सरकार ये भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस त्रासदी के दौरान सारी चीजों को लेकर के जब ये दौर शुरू हुआ कि लोगों का ध्यान सरकार के कामकाज पर ना जाए, लोगों का ध्यान अब इन चीजों के, अब हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, बोलते हैं कि भाई खजाना खाली है, अब उसके बाद आपदा पर बोल रहे हैं और बार बार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपदा का समय है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं और मैं ये बात बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में मात्र 37,000 वोट का डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है। लेकिन जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये इस कॉन्सेप्ट में प्रधानमंत्री जी का आग्रह बहुत पहले से है, वो स्पष्ट है। बार बार चुनाव नुकसान पहुंचाता है, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और इसलिए एक साथ अगर चुनाव हों तो हम 5 साल तक प्रदेश भी केंद्र भी जो है वो एक स्टेबल माहौल में, एक अच्छे माहौल में काम कर सकता है और चुनाव से दूर होकर के फोकस करके काम कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी ने
जो पहले कहा है, मुझे मालूम नहीं अभी सारी चीज को लेकर के सेशन के दौरान इस संदर्भ में कोई बात होगी या नहीं। हिमाचल में आपदा के बीच सियासत गर्म है। सबके बीच हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। में आपदा के इस दौर में सियासी हलचल भी बेहद तेज है। एक तरफ आपदा से कई लोगों की जान गई और कई हजार करोड़ों का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल इस बात को लेकर कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, भाजपा का ये कहना है कि सरकार के अंदर ही समन्वय की कमी है और इसी कड़ी में कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बहरहाल मेरे साथ इस समय भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कंवर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार जो इस समय चल रही है, किस तरह की कार्यप्रणाली है? आपदा में तारीफ का तमगा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात करें और अगर आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की बात करें, नीति आयोग की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हर ओर तारीफ की जा रही है। आप क्या इस पे कहते हैं? देखिए, आपदा के समय में हमने कभी राजनीति नहीं की। हमने हमेशा सहयोगात्मक राजनीति जो है वो, चाहे सरकार में हम रहे तो भारतीय जनता पार्टी रही। अगर हम शुरुआती दौर से भी देखते हैं, जब देश के ऊपर जब भी संकट आया, चाहे वो चाइना का युद्ध है, चाहे वो 1971 का युद्ध है, भारतीय जनसंघ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक भूमिका में रही है। लेकिन अगर हम इनको देख लेते हैं जरा, इन कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं, हम कोरोना के समय में इनके जरा स्टेटमेंट्स को निकाल करके भी अगर हम देखते हैं तो इनमें जो है वो हमेशा एक विरोध की स्थिति में ही रही है। अब जब ये सत्ता में है और ऐसे में त्रासदी आई है, तो ऐसे में केंद्र से सहयोग जो है वो मांगना चाहिए। लेकिन बिना मांगे केंद्र इनको सहयोग आकर के दे रहा है। केंद्र के मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर केंद्र से हमारे नितिन गडकरी जी, अनुराग ठाकुर जी, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे यहाँ विपक्ष के नेताजी जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी उसमें करोड़ों रुपए यहाँ पर देश को दिया। लेकिन यहाँ पर जो है वो जब आता है, पैसा आता है तो आकर के ये यहाँ पर आकर के विरोध कर देते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा आई है, इसके बीच राजनीति जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार के साथ भाजपा भी कंधे से कंधा मिलाकर जरूर खड़ी है, लेकिन इसी बीच जो प्रभावित हैं उन तक ये मदद जो है वो जरूर पहुंचनी चाहिए। इस बात का भी संकेत, इस बात का भी इशारा जो है वो जरूर किया गया है। साथ ही वन नेशन वन पोल्स को लेकर भी बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि इससे न सिर्फ मदद मिलेगी आर्थिक रूप से भी, बल्कि समय से चुनाव जो है वो भी हो पाएंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी। मेरा रंगीला बादलों में छुप छुप कर झांकता इतराता है। पंजाब की सोनी धरती से जब सूरज आंख मिलाता है, चप्पा चप्पा गुंजित इसका शब्द और गुरबाणी से। सदियों का इतिहास है इसका, इतिहास के हर एक पन्ने पर साहस है, बलिदान है। मेहमान नवाजी रग रग में इनकी, खाने पे लुटाते ढेरों प्यार। कहीं भंगड़ा है, कहीं मेला है, हरदम मस्ती का रेला है। दूर शहर से शांत एक बस्ती और उस पर नेचर की मस्ती, सब यहां मिल जाते हैं। रंगला है पंजाब अपना, एक बार तो आके देखो जरा।
ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आनंद प्रताप शुक्ल ने सेंट्रल जेल नाहन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने चल रहे विभिन्न प्रकार के कार्यों का जायजा भी लिया है। साथ ही जेल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। एडीजीपी कहा कि हिमाचल की सभी जेलों में कैदियों के सुधार के लिए कई कार्यक्रम जेल के भीतर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल जेल नाहन में कैदियों की ओर से विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर हाल ही में जेल प्रबंधन की पहल पर वॉशिंग सेंटर भी खोला गया है, जिससे कैदियों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए। आज जनरल इंस्पेक्शन के लिए आया था मैं। एक तो थोड़ा बहुत यहाँ बरसात से नुकसान हुआ था, उसका भी आकलन करना था, और दूसरे यहाँ कैदियों के लिए बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने एक कार वॉशिंग सेंटर यहाँ पे शुरू किया था, तो उसमें कितनी कमाई हो रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाकी जो यहाँ एक्टिविटीज़ चलती हैं, डेयरिंग की, कारपेंट्री की, हैंडलूम की, उनका भी थोड़ा बहुत जायजा देना था और रूटीन इंस्पेक्शन करनी थी। बौद्ध नगरी मैक्लोडगंज स्थित चुगलाखंग बौद्ध मठ में तिब्बतियन गणतंत्र दिवस की 63वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा चेरिंग समेत विभिन्न देशों के सांसद मौजूद रहे। तिब्बतिया ने डेमोक्रेसी डे पर तिब्बत निर्वासित सरकार सचिवालय की ओर से जारी बयान में बताया कि कैसे परम पावन दलाई लामा ने पिछले कुछ वर्षों में तिब्बती लोगों के बीच लोकतंत्र की संस्कृति को स्थापित किया है। अभी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धर्मशाला में खास तौर पर हमारा यहाँ की शरणार्थी सरकार जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हर साल जो है गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। इस बार जो है 63rd एनिवर्सरी जो है वो अभी मनाने जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे चीन को? चीन को अभी यहाँ के शरणार्थी के अंदर जो हम अगर जो गणतंत्र जो है वो अगर लागू हो सकेंगे, तब तो चीन में तो होना ही चाहिए। चीन ऐसा एक देश है, बड़ा देश करने का अभी इच्छा है, तब तो चीन के अंदर लोग की संख्या भी ज़्यादा है, तो लोगों के अंदर जो है मन में विश्वास, मन में जो फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस होने अभी समय आ गए हैं। मासिक बैठक के दौरान कृष्णा नगर के भाजपा पार्षद और महापौर के बीच हुई तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। अब इसमें नई एंट्री कृष्ण नगर के नॉमिनेटेड पार्षद की हुई है। मेयर के समर्थन में कृष्णा नगर में नॉमिनेटेड पार्षद विनोद भाटिया उतरे हैं। भाटिया ने कहा कि सदन में मेयर ने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा। भाजपा पार्षद के आरोप बेबुनियाद है और कृष्णा नगर में भाजपा पार्षदों के कार्यालय में ही स्लॉटर हाउस बना था, लिहाजा उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया। जो सदन में हुआ वो सभी को पता है। मेयर साहब ने उन्हें पूरा समय दिया, उनका वक्त आने से पहले उन्होंने हाउस लगने से पहले ही हल्ला डालना शुरू कर दिया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसने मेयर जो हाउस का डेकोरम होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो पहले ही इस चीज़ को ज़्यादा बवाल पैदा कर दिया। वो जो स्लॉटर हाउस का मुद्दा है, स्लॉटर हाउस का जो भी मुद्दा है, उसमें उस टाइम रजनी पार्षद थी, जो भाजपा की पार्षद थी, उन्होंने उसको विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है। इन्होंने पिछले अपने कार्यकाल पूरे 5 साल में इन्होंने कृष्णा नगर को एक अपाहिज वार्ड बना दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती रहती है, लेकिन चुराह विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल तीसा की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखकर नहीं लगता है स्वास्थ्य विभाग की नजरें इनायत इस विधानसभा क्षेत्र पर भी कभी नहीं होंगी। इस विधानसभा क्षेत्र की आबादी 1 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ की भोली भाली जनता को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते लोगों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ की बीमारी और गर्भवती महिलाओं को 100 किलोमीटर का सफर तय करके चंबा जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। अभी सरकार ने हमारे काफ़ी इवन पूरे हिमाचल से डॉक्टर्स भेजे हैं अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग के लिए। उसमें हमारे भी एक तीसरा का डॉक्टर जो है 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं। उनको ऑलरेडी 1 महीना हो गया है, तो आने वाले 5 महीनों के बाद हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो अल्ट्रासाउंड होने लग जाएंगे।
तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये ब्रेकिंग आ रही है शिमला से। राजधानी शिमला में पुराने बस अड्डे के पास हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गाड़ी के नीचे कुचले जाने से मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर, ये बड़ी अहम जानकारी शिमला, राजधानी शिमला से आपको बता रहे। पुराने बस अड्डे के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो आपको बता दें कि गाड़ी के नीचे कुचले जाने से इस व्यक्ति की यहां पर मौत हो जाती है। ये बेहद गंभीर और दुखद खबर आपको बता रहे शिमला से। पुराने बस अड्डे के पास यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति की मौत गाड़ी के नीचे कुचले जाने से हो जाती है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। जब हम आए ना यहाँ पे तो डेड था, वहाँ पे ब्लडी ब्लड था यहाँ पे। इसके ऊपर मैं कपड़ा डाला और किसी ने कुछ सारे वीडियो लगे थे मैंने यहाँ, मतलब उससे 5-10 मिनट पहले हुआ ये हादसा जो भी हुआ ना। तो मैं पहुंचा तो उस टाइम यहाँ ब्लडी ब्लड था सारे में। तो इसके ऊपर किसी ने कपड़ा भी डाला, मैंने बस आके वो कपड़ा डाला इसके ऊपर, ढक दिया, मतलब इसको कि थोड़ा ढक कर दो इसको। तो जिंदा तो है नहीं, वापिस तो आ नहीं सकता। बाकी लोग तो लगे वीडियो बनाने अपने, भाई उठाओ किसी हो तो गया, कपड़ा डाल दो इसके ऊपर। अब कोई न्यूज़ वाले बोल रहे प्राइवेट बस के नीचे आया है। अब जब पता ही नहीं, इस चीज़ का पता ही ना, वो डालने की न्यूज़ अभी मैंने देखा। अब जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो क्यों बोल रहे कि भी प्राइवेट बस के नीचे आया। अभी तक ये पता नहीं चला हुआ कि किस गाड़ी के नीचे आया हुआ। क्या होता है कि पूरा पता ना चले कि भाई हादसा कैसे हुआ। तो राजधानी शिमला से ये बड़ी खबर, पुराने बस अड्डे के पास ये हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, गाड़ी के नीचे कुचले जाने से शख्स की मौत हो जाती है। तो आपको बता दें कि शिमला से ये बड़ा अपडेट आपके सामने है। बेहद दुखद खबर, ये गाड़ी के नीचे कुचले जाने से एक शख्स की मौत हो जाती है। पुराने बस अड्डे के पास यह हादसा हुआ। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, शिमला में इस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ, गाड़ी के नीचे कुचले जाने से शख्स की मौत हो जाती है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, सुबह ये बिल्कुल जो हादसा है ये ओल्ड बस स्टैंड जो पुराना बस अड्डा है शिमला राजधानी में, बिल्कुल उसके सामने पेश आया है। सुबह 10 बजे के आसपास और 11 बजे के बीच में ये हादसा, और इस दौरान हालांकि पूर्ण तौर से साफ स्पष्ट नहीं हुई है स्थिति के किस गाड़ी के नीचे आखिरकार आने के बाद जो है ये व्यक्ति वहां पर मौके पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकर जो है तफ्तीश में जो है पुलिस जुटी हुई है। लेकिन जो वहां पर चश्मदीद लोग थे या जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों की माने तो ये व्यक्ति नेपाली मूल का था और सुबह करीबन एक बस के नीचे आने से इसकी जो है इस तरह से वहां पर दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ये व्यक्ति है ये शराब के जो नशे में था, तब ऐसे जो है हादसा। खैर फिलहाल ये अभी तक केवल चश्मदीदों या फिर वहां के जो लोग हैं उनकी तरफ से दी गई जानकारी है। पुलिस के इंतजार अभी हमें इस बात का करना होगा कि पुलिस इस पर क्या रिपोर्ट जो है जारी करती है। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी है, हालांकि उसकी फुटेज आने के बाद ही जो स्पष्ट स्थिति है वो तय होगी इस मामले में। जी रॉबिन, क्या गाड़ी अनियंत्रित थी, तेज रफ्तार था, किस तरह से यह हादसा हो गया? देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये ठीक बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही हुआ है। हालांकि अगर कोई भी बस अगर वहां से निकली है तो जो बस है वो बस स्टैंड के आमतौर पर निकलती है, तो आखिर इतनी क्या तेज रही होगी बस, ये भी अभी कारणों का पता है ना कि लगा रही है, प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इस तरह का वहां पे घटनाक्रम रहा होगा कि जिसके चलते जो ये व्यक्ति है ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया मौके पर ही। और बताया जा रहा है कि इसे जब ये जहां पर ये हादसा हुआ है वहां एक रास्ता भी नीचे की ओर से आता है। बताया जा रहा है कि उस रास्ते से वो व्यक्ति ऊपर की ओर आ रहा था जिस वक्त उसको धक्का आ गया और वो गाड़ी की नीचे आ गया। अब हालांकि अभी तक अस्पष्ट जानकारी है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब सामने आएगी इस मामले की तभी इस पर कोई पूरी तरीके से बात सामने आने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजधानी शिमला में पुराने बस अड्डे के पास हादसा हुआ और एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरसात थमने के बाद भी ऊपरी शिमला के दूरदराज इलाकों में जमीन धंसने के कारण रिहायशी मकानों का ढहना शुरू हो गया है। रामपुर उपमंडल के दर्जनों खंडहर होने लगे हैं घर। तो नीच पंचायत का पूरा उमर गांव असुरक्षित है। अब तक कई मकान असुरक्षित हो गए हैं और कई घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। ऐसे में खतरे में आ गए गांव के लोग, डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर
पूरी तरह से टूट गया है। अच्छा कुछ नहीं रहा हमारे पास, तो क्या है, तो ऐसे भी बिक रहा हुआ कहाँ डालना है, ये तो खत्म हो गया अब। अच्छा अब कुछ नहीं हमारे पास, ना तो खाने पीने का रह गया, ना तो रहने का। और मैं तो ढाबे में रह रहा हूँ, चादर का ढाबा बढ़ाया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 4 खंभे करके ढाबा बढ़ाया। हाँ जी हाँ जी इसको बढ़ाने में 20-25 दिन लगे मेरे। अच्छा। अकेले ही बढ़ा रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। हमारे घर से 1-2 दिन से पहले तो हल्की दरार आई थी, लेकिन 1-2 दिन से पहले से बहुत ज्यादा ये आ गई। ये मान के चलो कि टोटल लॉस में आ गया मकान। हम सरकार से अगर यही चाहते हैं कि बस हमें कहीं दूसरी जगह सुरक्षित किया जाए बस। हमारा घर धस गया है, 2 परिवार है हम, हमारे पास अब रहने के लिए जगह नहीं है और हम औरों के घर में रह रहे हैं। मतलब मैं सरकार से चाहती हूँ कि कोई न कोई हमारे लिए कुछ सहायता करे। सारे घर में टूट गया, ये बारिश होने के बाद अब धस रही है जमीन नीचे को, घर परिवार सब गिर रहा है। हमारे को अंदर रहने का भी बहुत खतरा है, और जो 7 मकान है वो कभी भी हमारी छत के ऊपर गिर सकता है। मेरे घरों में दरारें आ रही, बहुत मकान जा रहे जी, खतरा बहुत हो गया जी। रहने के लिए सुविधा कुछ नहीं है, जमीन भी जा रही, बगीचे जा रहे जी। मुनिश पंचायत के उर्मन और बहाली गांव में पिछले दिनों भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने हम यहां पर पहुंचे हैं, तो देखने में आया कि रुक करेंगे हिमाचल एक्सप्रेस की ओर। शिक्षकों ने जेब से पैसे खर्च करके साफ करवाए शिक्षा का मंदिर। एनएसएस और भारत स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर ने भी किया श्रमदान। तारीफ मंडल स्कूल के आरोपी आपसी सहयोग से किया पूरी तरह से साफ। अमेर पर पहुंची वेइंग मशीन, राशन डिपो में फ्री में बांटी गई इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, लोगों को भुगतान में मिली मदद। जाका प्रोजेक्ट ने किसानों के खेती करने का बदला तरीका। प्रदेश के 12 जिलों में करीब 296 गांवों को जाका प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा काम। सिंचाई व्यवस्था के साथ नई तकनीकों से खेती बाड़ी के लिए किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चीन से सटे गांव में विकास काम शून्य। विकास न होने से लोगों का प्लान शुरू, गांव वालों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गोविंद सागर झील में काइंगिंग और कैरिंग के लोकल ट्रायल का आयोजन। ट्रायल में पास होने वाले खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। सोलन में लोगों का राहत देने की कोशिश। 680 आपदा प्रभावितों के घर को बनाने के लिए 1 हफ्ते के भीतर मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। एडीसी अजय यादव ने कहा 80 घरों को बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने दी स्वीकृति। पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 5 में चोरी, घर का ताला तोड़कर लाखों का सामान किया चोरी। जांच में जुटी पांवटा साहिब पुलिस। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का दायरा घटाने पर भड़की एबीवीपी। मंडी में सड़कों पर उतरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, सीएम को भेजा ज्ञापन। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर विधायक राकेश वाल ने कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम के तहत दिल्ली में अमृत वाटिका की होगी स्थापना। 113 बूथों से एकत्रित की जाएगी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और चावल की दाने। नूरपुर जिला के बीजेपी अध्यक्ष रमेश राणा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार का किया बखान। मोदी सरकार का प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा। महाराजा उदय प्रकाश की स्मृति रक्तदान शिविर। शाही महल में हुआ शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। अरविंद चंदेल का सीपीएस सुंदर ठाकुर पर हमला का अपने अधिकार क्षेत्र की सड़कों को बहाल करे सुंदर ठाकुर। फोटो सेशन शोर ग्रामीण सड़कों की हालत सुधारने का प्रयास करे सीपीएस। संस्कृति महाविद्यालय में संस्कृत दिवस का आयोजन। भाषा और संस्कृति विभाग ने किया आयोजन। कई प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। नमस्कार।